नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपका बिहार पुलिस के लिए और बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट ये फ्रेंड्स आ गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग विश्वास एक बार कर सकते हैं। देखिए डेट आपको 22 मई 2024 का ये डेट है, मतलब कि 2 दिन पहले ये फ्रेंड्स आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट आया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कंप्लीट करूँ। देखिए टेस्ट नंबर 1 है और ये हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का इसमें क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा। और फ्रेंड्स मैं इसका चारों डिस्क्रिप्शन में अच्छे से इसके डिटेल में इसका डिस्कशन करूँगा। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको 1 से लेके 20 सेट कंप्लीट कर चुका हूं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट दिख जाएगा ज्ञान बिंदु का। ये मार्च अप्रैल का वहां पे प्रैक्टिस सेट अपलोड है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उसे भी जरूर देखिएगा, वो बहुत फायदा करेगा आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ये पेड जो बैच है मैं आपको परचेज किया हूं, और उसके बाद मैं आप लोग के लिए डेली अच्छे से फुल डिटेल में वीडियो अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि जैन तीर्थस्थल की, तो पता है फ्रेंड्स कि देखिए अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म की, तो पता है कि जैन धर्म का जो प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 322 ईसा पूर्व में हुआ था। 322 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा उसी समय क्या हुआ था कि जैन धर्म जो है ना वो 2 भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। और श्वेतांबर आपको पता है कि श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसको श्वेतांबर कहते थे जैन धर्म में, और दिगंबर जो नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में क्या हुआ था कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि सर्व कर लगाया जाता था। देखिए फ्रेंड्स, सर्व कर बोलिए या इसको हम लोग बोल सकते हैं हक ए सर्व। याद रखिएगा ये हक ए सर्व एक प्रकार का कर है जो सिंचाई पर लगाया जाता था। सिंचाई कर था जो उत्पादन का 1/10 इसका हिस्सा इसको दिया जाता था, उत्पादन का 1/10 हिस्सा। और इसे लागू किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने सब कर को लागू किया था। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि निम्नांकित में से किस युद्ध में से एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिएगा। मैं इसके डिटेल में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। दूसरा कब हुआ था, 1556 में। और तृतीय कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1761 में। मैं तीनों डेट में बता दिया फ्रेंड्स। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, तो उस टाइम क्या हुआ था ना कि तो मतलब कि प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। और ये प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। तो बाबर जीतने के बाद क्या होता फ्रेंड्स कि बाबर ने दिल्ली सल्तनत का अंत कर मुगल वंश की स्थापना किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि खानवा का युद्ध। आपको पता है कि बाबर ने खानवा का युद्ध किया था कब, तो 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध किया था, और बाबर ने और ये हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक है, और जिसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि बाबर राणा संगा को हरा देता है, और बाबर ने इसी युद्ध के बाद जिहाद का नारा दिया था। बहुत क्वेश्चन आता है कि जिहाद का नारा किसने दिया था, बाबर ने। किस युद्ध के बाद, तो खानवा युद्ध के बाद दिया था। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स आपका प्लासी का युद्ध। आपको पता है फ्रेंड्स कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। और ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और इसी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में व्यापार करने का जो सत्ता है वो मजबूत हो जाता है। और ऑप्शन 4 है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। मैंने आपको बताया कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1761 में हुआ था, डेट याद रखिएगा। और ये मराठा और अफगान के बीच में हुआ था, इसमें मराठा हार जाता है और अफगान की जीत होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं चारों ऑप्शन को अच्छे से मैं डिटेल में बताता हूं ताकि आपका एग्जाम एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए और कौन से कथन सही नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी, आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। तो मोर का यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि वैज्ञानिक नाम यहाँ पे फ्रेंड्स मोर का क्या हो जाएगा, तो पैबो क्रिस्टाटस। याद रखिएगा मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो पैबो क्रिस्टाटस। तो ये आपका पहला सही है। दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रीय फूल नेलुम्बो नुसिफेरा गैटन है। तो ये फ्रेंड्स ये भी आपका सही, क्योंकि आपका राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है, और कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो नेलुम्बो नुसिफेरा गैटन है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो फाइकस बेंगालेंसिस।
आपको पता है फ्रेंड्स कि फाइकस बेंगालेंसिस यानी कि इसका बरगद, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन डी देखिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु मैंजिफेरा इंडिका, ये आपका फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ होता है, यानी कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथरा टाइग्रिस। आपको पता है कि पैंथरा टाइग्रिस क्या होता है, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है। ये मैंजिफेरा इंडिका जो ये आम का वैज्ञानिक है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जो फल होता है वो आम होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंजिफेरा इंडिका है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 5 नंबर देखिएगा कि भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन है। तो देखिए महिला आबादी के लिए मुख्य उत्तरदायी फ्रेंड्स आपका क्या है, तो सामाजिक कारण है। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स, कूट ए को कूट 2 से मिलाना है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कुछ रेल मंडल है, उसके मुख्यालय हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर पूर्वी रेलवे। तो देखिए उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर है। पूर्व मध्य रेलवे आपको पता है कि एकमात्र हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेल, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है बिलासपुर में है, और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। तो याद रखिए फ्रेंड्स, कोलकाता ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 3 मुख्यालय, यानी कि पहला तो हो गया दक्षिण पूर्व रेल का मुख्यालय कोलकाता है, पूर्वी रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता है, और कोलकाता मेट्रो रेलवे का भी मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे 3 मुख्यालय है, तो याद रखिए कोलकाता। ठीक है, और यूपी में 2 मुख्यालय है, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। ठीक है, और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में। तो ये भी ध्यान रखिए। आपको पता है कि टोटल कितने जोन है रेलवे का, तो 18 जोन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स आपका डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए रामबाण है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स विद मतलब ओनली आंसर के साथ। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ आप लोग के, ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है तो आपका ना छूटे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कथन की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि भारत के एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तो ये आपका गलत है। नाम मात्र का राजतंत्र थोड़ी है। भारतीय संविधान अध्यासात्मक है, ये भी आपका गलत है। भारत एक संसात्मक प्रजातंत्र है, तो ये आपका फ्रेंड्स आपका सही है। भारत एक कुलीन तंत्र, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर कि लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए लोकसभा का जो सचिवालय होता है ना फ्रेंड्स, वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब पता है आपको कि ये आपका कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। देखिए संसद में फ्रेंड्स आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों के प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मतलब केंद्र में जो मंत्रिपरिषद जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये कहता है अनुच्छेद 75 क्लाउज 3 में, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 में कहते हैं कि केंद्र में मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखिएगा कि संघीय मंत्री भारत में को राष्ट्रीय प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। ये अनुच्छेद 75 का क्लाउज 2 कहता है। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 2 कहता है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और 3 में है क्या कि विधि निर्माण हेतु प्रस्तावों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सूचित करेगा, तो ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री कर्तव्य का उल्लेख, अनुच्छेद 78 में फ्रेंड्स आपका कहा गया है प्रधानमंत्री के कार्य का उल्लेख। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 और 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर की निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था वह कौन थी, तो वो थी ताराबाई। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हुआ क्या था कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो उस समय मराठा साम्राज्य का जो शक्ति है ताराबाई के हाथ में था। ध्यान रखिएगा। आपको बताया कि शिवाजी की निधन हुआ था कब, तो शिवाजी का, क्योंकि शिवाजी का मृत्यु हुई थी 1680 में, क्योंकि मराठा साम्राज्य का स्थापना शिवाजी ने किया था। और 1680 में क्या हुआ था कि इनका निधन हो गया था। अगर हम बात करते शिवाजी, तो मराठा को स्थापना किया था और इसका राजधानी रायगढ़ बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की व्यवस्था किसने की थी, तो महेंद्र प्रताप ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं महेंद्र प्रताप की, तो देखिए महेंद्र प्रताप का ना मूल नाम ना खड़ग सिंह था, इन्हीं का नाम था खड़ग सिंह, और ये यूपी के रहने वाले थे, याद रखिएगा। और इन्होंने ये महेंद्र प्रताप ने क्या, मतलब खड़ग सिंह ने क्या किया था कि समानांतर सरकार का गठन किया था। कब, तो 1914 से 15 में समानांतर सरकार की गठन किए थे। कहाँ पे थे, काबुल में किए थे। ध्यान रखिए कहाँ पे किए थे, काबुल में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो देखिए
अब अगर बात करते हैं क्या कि महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो आपको पता है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी, यूपी के वाराणसी में गोलगढ़ में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वाराणसी यानी कि यूपी के वाराणसी के गोलगढ़ में हुआ था। डेट याद रखिएगा, नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम था मोरोपंत और माता का नाम था भागीरथी बाई। ध्यान रखिएगा, इनका जो महारानी लक्ष्मीबाई है, इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी। 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कि वन महाद्वीपों का नाम बता, सॉरी यहाँ पे उस हो जाएगा, उस महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो कौन सा महाद्वीप है, तो आप मैप में देखिएगा तो अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका जो आपके महाद्वीप है वो एक तरह से दर्पण आमने सामने, इसीलिए कहा गया कि वो दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, आपका 14 नंबर कि विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कि मरुस्थल की, तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है, एशिया में है, उत्तरी अमेरिका में, लेकिन यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा है, गिब्सन मरुस्थल है, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, एशिया में आपको पता है फ्रेंड्स कि गोबी मरुस्थल है, थार है, तकला मकान है, मंगोलिया, ये सब मरुस्थल आपके एशिया में देखने को मिलता है। उत्तरी अमेरिका में आपको पता है फ्रेंड्स कि सोनरन मरुस्थल है। और अगर बात करें दक्षिण अमेरिका में तो आटाकामा है, और अफ्रीका में कालाहारी, नावीब, सहारा मरुस्थल, ये सब स्थित। लेकिन फ्रेंड्स यूरोप में आपका कोई भी मरुस्थल स्थित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक बार पीसीएस मेकर का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ फ्रेंड्स 1 से लेकर 20 तक प्रैक्टिस से पूरा 4 ऑप्शन को डिटेल में ऐसे ही वीडियो में बना के वहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो वीडियो आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा करेगा। फ्रेंड्स आपके बिहार पुलिस जो 7 अगस्त को जो आपका एग्जाम है उसमें कहीं ये छूट ना जाए, इसलिए 20 सेट उसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, जाके एक बार देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत फायदे रहेगा ये। मैं डेली इसका भी 20 सेट मैं आप लोगों के लिए जल्दी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, केप कैनवेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यानी कि स्पेस शटल छोड़े जाते हैं किस तट पर अवस्थित है। तो ये जो फ्रेंड्स आपके अवस्थित है, ये आपके अवस्थित कहाँ पे है, तो ये आपके अवस्थित है फ्लोरिडा में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिला। देखिए अनुच्छेद 14, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 क्या है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर ए ये 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 36 क्या है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 36 यानी कि 36 से क्या बने, राज्य के नीति से तत्व। नेक्स्ट अनुच्छेद 74 क्या है फ्रेंड्स, तो ये आपके मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 368 क्या है, तो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, कुट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पे देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग मैच कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 हो गया 3 यानी कि ए का 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ए का 3 यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर को पता है क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है, और इसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। प्रोटेम स्पीकर का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है कि लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाने इनका एक काम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो ये कौन सा रीट जारी करते हैं फ्रेंड्स, तो ये प्रतिषेध जारी करते हैं, यानी कि प्रोहिबिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन 19 नंबर के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था, कब हुआ था फ्रेंड्स, तो जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक को भारत में हिंदू राष्ट्र का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारत में हिंदू राष्ट्र का जनक कहा जाता है। देखिए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन संबंध नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने पूना में होम रूल की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया, नहीं समर्थन नहीं किया फ्रेंड्स, ये विरोध किया, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। अब देखिए फ्रेंड्स, सहमति क्या है इसके बारे में हम समझाते हैं। सहमति से पहले हम नेटिव मैरिज एक्ट समझते हैं। नेटिव, आपको पता है कि नेटिव मैरिज एक्ट क्या था। देखिए नेटिव मैरिज एक्ट में कहा गया था, ये आया था 1872 में, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में, पारित हुआ था। और उस समय लड़की के विवाह का जो उम्र था ना फ्रेंड्स, उस समय लड़की नेटिव मैरिज एक्ट में लड़की के विवाह का उम्र था 14 वर्ष और लड़का के विवाह का उम्र था वो 18 वर्ष था। ठीक है, तो इसमें था। अब देखिए अब हुआ क्या
कि सहमति जो ये आपका जो लेकिन क्या हुआ था कि सहमति जो आया था के तहत क्या होता कि लड़की का उम्र ना 14 वर्ष से घटाकर फ्रेंड्स की कर दिया गया था 12 वर्ष। तो इसीलिए क्या हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें भी असत्य कथन को ढूंढना है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बना, बिल्कुल सही है, क्योंकि विधवा जो पुनर्विवाह कानून जो लाने में सबसे बड़ा योगदान है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब लाए थे, 1856 में। और इसको पारित कौन किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगला आपका कि इन्फेंट मैरिज प्रोविज़न एक्ट 1931 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में बना था। तो ये भी आपका फ्रेंड्स आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 1948 में शारदा एक्ट में बदलाव कर लड़की के विवाह का उम्र 16 और लड़की का 19 वर्ष कर दिया। ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए फ्रेंड्स, ये शारदा एक्ट आया था 1929 में, ध्यान रखिएगा 1929 में आया था और 1930 में पारित हुआ था। और ये शारदा एक्ट 1929 में आया था। तो इस एक्ट में कहा गया था कि लड़की का न्यूनतम उम्र शादी का 14 वर्ष रहेगा, मैं अभी जस्ट बताया था, और लड़का का न्यूनतम उम्र शादी का कितना वर्ष रहेगा, तो 18 वर्ष रहेगा। और 1891 में बहरामजी मालवाड़ी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बना, तो ये भी आपका सही है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1978, याद रखिएगा कि 1978 में शारदा अधिनियम में संशोधन हुआ था। याद रखिए शारदा अधिनियम में संशोधन हुआ कब, 1978 में, जिसमें कहा गया था कि लड़की का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया जाए और लड़का का शादी करने का न्यूनतम वर्ष जो था 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया जाए। तो ये 1978 में शारदा अधिनियम में संशोधन किया गया था, इसमें कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुआ था 1875 में किए थे, सर सैयद अहमद खान 1875 में किए थे। और याद रखिएगा, और सैयद अहमद खान को इस्लामी साम्राज्य का राजा राम मोहन राय भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं क्या कि ऑप्शन एक में कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक नहीं, ये धूड़ विरोधी थे, पक्के धूड़ विरोधी थे। ये पहला गलत हो गया। मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की थी, बिल्कुल नहीं, ये इस्लामी शिक्षा का विरोधी थे। ये थे अंग्रेजी शिक्षा ब्रिटिश शिक्षा का समर्थक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो एक न तो दो सही है। अगला आपका 22 नंबर कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अवशिष्ट होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा और वहाँ पे जो पानी होगा वो ढला होगा। तो पता है कि जब चाय की खेती या कॉफ़ी की खेती होती है तो वहाँ पे ऐसा होता है। नहीं तो अगर चाय की खेती में अगर पानी लग जाए, कॉफ़ी की खेती में पानी लग जाए तो वो क्या होगा कि गलने लगता है, ख़राब होने लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रूड बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र। देखिए रूड बेसिन जो है ना, ये आपका कोयला का अधिकता के लिए जाना जाता है और ये आपके ना जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 24 नंबर के निम्नलिखित में से कौन पूर्वी द्वीप समूह के कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। तो देखिए अगर 3 देशों में कौन सा द्वीप विभाजित है, तो बोर्निया द्वीप, इंडोनेशिया द्वीप और मलेशिया द्वीप, ये 3 देशों में क्या है, विभाजित है। तो याद रखिएगा बोर्निया, इंडोनेशिया और मलेशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर की राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है, तो ये संविधान में संशोधन करने के विषय में, मतलब संविधान में संशोधन करने के विषय में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समान शक्तियाँ है। लेकिन नई अखिल भारतीय सेवाएं गठन करने के विषय में ये अधिकार जो है राज्यसभा को केवल कर सकता है, लोकसभा नहीं कर सकता है। सरकार को हटाने के विषय में किसको तो लोकसभा को अधिकार है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में इसमें भी लोकसभा को अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 27 नंबर की निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। आपको पता है फ्रेंड्स मूल अधिकार, तो मूल अधिकार अभी वर्तमान में कितने हैं हमारे, तो 6 मूल अधिकार है। पहले 7 था जो संपत्ति के अधिकार को हटा के 300 के एक में रख दिया गया था, याद रखिएगा। तो देखिए 6 अभी वर्तमान में हमारा मौलिक अधिकार है। अब कौन कौन है मौलिक अधिकार, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, पहला अधिकार आपका समता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है फ्रेंड्स आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 और 24 में फ्रेंड्स आपके वर्णित है। ठीक है, आपका है फ्रेंड्स से 5वां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। छठा है फ्रेंड्स शिक्षा संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में ये वर्णित है। और नेक्स्ट है आपका कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। और पता है कि अस्पृश्यता का अंत जो होगा अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 17 में। बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 17 में। यहाँ से 100% फ्रेंड्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 नंबर यहाँ से बनेंगे। इसको लिख लीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर की लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, कहीं कहीं 1599 ईस्वी देता है, लेकिन आपके बोर्ड आपके 1600 देखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 1600 ईस्वी में हुआ था लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। और अगर हम बात करें उस समय जो भारत में जो मुगल बादशाह था वो कौन था, तो अकबर था, क्योंकि अकबर का जो कार्यकाल था फ्रेंड्स वो कब था, 1556 से लेके 1605 तक था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1605 तक क्या था कि अकबर का कार्यकाल था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बात करते हैं जहांगीर की, तो जहांगीर आपको पता है कि जहांगीर का जो कार्यकाल था वो कब था फ्रेंड्स, 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर का काल था। और जहांगीर के समय ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स शाहजहां की, तो शाहजहां का कार्यकाल था 1628 से 57 और औरंगजेब का था 1658 से 1707। 29 नंबर की वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वो कौन नेता थे, वो थे विट्ठल भाई पटेल। अगला 30 नंबर की 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि 1937 में जो चुनाव हुआ था ना, तो उसमें जो यूपी के प्रथम सीएम कौन बने थे, तो गोविंद बल्लभ पंत बने थे। गोविंद बल्लभ पंत बने थे। और उसके जो चुनाव हुआ था तो उसमें वित्त विभाग किसे सौंपा गया था, तो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स 31 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। तो बिल्कुल आपका गलत है। देखिए फ्रेंड्स प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में नहीं, बल्कि गोंडवाना संस्तरों में क्या होता है कि कोयला पाई जाती है। और प्राकृतिक गैस जो होती है ना वो अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। क्या फ्रेंड्स, अवसादी चट्टानों में। गोंडवाना संस्तरों में क्या पाई जाती है, तो कोयला पाई जाती है। अगला देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर की अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडर में पाया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। और धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, नहीं गलत है फ्रेंड्स। देखिए धारवाड़ जो खनिज है ना, ये आपके ना धारवाड़ खनिज ना धात्विक खनिज, यानी कि धारवाड़ खनिज जो है वो धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध, लोहा चांदी ये सब के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अगर बात करते हैं कि आपकी तेल के लिए प्रसिद्ध है क्या, तो अवसादी चट्टान क्या है, तो तेल के लिए प्रसिद्ध है। केवल 2 आपका सही हो जाएगा। अगला 32 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए फ्रेंड्स ये बालाघाट आपके मध्य प्रदेश में है। ये मैग्नीज के भंडार के लिए जाना था। बालाघाट किसके लिए जाना था, तो मैग्नीज के भंडार के लिए जाना था। ये आपका जो बिहार दरोगा का एग्जाम हो इसमें आया था बालाघाट। तो बालाघाट याद रखिएगा, बालाघाट हीरे के खानों के लिए नहीं बल्कि ये मैग्नीज के खानों के लिए बनाया जाता है। और मझगांव जो है वो आपके मैग्नीज नहीं बल्कि हीरे के खाने के लिए जाना जाता है। बालाघाट और मझगांव ये दोनों मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न तो 1 न तो 2। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला 34 नंबर की राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। अगला क्वेश्चन 35 नंबर की संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। देखिए उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 के तहत। अगला 36 नंबर की किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये लोकसभा के केवल क्या हो जाएगा, लोकसभा। अगला 37 नंबर की महात्मा गांधी से संबंधित अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा के सिद्धांत किनकी कृतियां से प्रभावित है। तो ये आपका रॉस्किन, टॉल्स्टॉय और थोडू से प्रभावित है। अगला 38 नंबर कि एनी बेसेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट की, तो एक आयरिश महिला है या आयरलैंड की महिला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिएगा सेंट्रल कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी वो 1898 में की थी। लेकिन बाद में आगे चल के 1916 में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था आगे चल के 1916 में BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया था, ठीक है। और याद रखिए इसके संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में।
नेक्स्ट है कि उन्होंने होम रूल लीग की संगठित किया था, ये बिल्कुल आपका सही है। और उन्होंने भारत में थियोसोफिकल आंदोलन को प्रारंभ किया था, ये भी आपका सही है। और याद रखिए फ्रेंड्स, एनी बेसेंट जो है ना एकमात्र महिला है, भारत की महिला थी जो एनी बेसेंट, ये आयरलैंड की थी, मूल भारत में आई थी। तो 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी कौन, तो एनी बेसेंट। अगर पूछे क्या कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, 2, 3 आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, 1, 2, 3। अगला 39 नंबर की दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्र में कौन सी असहयोग आंदोलन को प्रभावित रहा है। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो हुआ है ना, 1920 में स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, 1920 में स्टार्ट हुआ है, 1922 में कंप्लीट हो गया था असहयोग आंदोलन। और ये जो थे ना, ये हुआ था आपका केरल में हुआ था, तमिलनाडु में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में ये नहीं हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका 40 नंबर की भारत में के निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रश्न में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो देखिए आपको पता है कि जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीवी गिरी। तो बीवी गिरी कौन थे, तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे जो निर्दलीय बने थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी आपका ये निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। और आपका है के आर नारायण। के आर नारायण जो थे ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, कौन, के आर नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको पता है कि जाकिर हुसैन ये पहले क्या थे, ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे और सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और ये पद पर रहते हुए क्या हुआ था, इनका निधन हो गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 41 नंबर है कि चिपको आंदोलन का मूल रूप से किसके विरुद्ध है। तो देखिए चिपको आंदोलन को पता है कि वन कटाई से है। और चिपको आंदोलन जो हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था चिपको आंदोलन का। 42 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्था निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, ये आपका देहरादून में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर की काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध, आपको पता है काजीरंगा असम में है और ये एक सिंग के गेंडे के लिए फेमस है। 44 नंबर के सिम का पूरा स्वरूप है, तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 45 नंबर की होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये आपके नाभिकीय ऊर्जा के लिए दिया जाता है। 46 नंबर है क्या कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है आप किससे संबंधित है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। 47 नंबर की योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो योग के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि है। और पतंजलि जो थे पुष्यमित्सुन के दरबार में रहते थे। 48 नंबर की दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है, तो ये आपके वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। आपको पता है कि सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था 2004 में, वो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग चाय को ही दिया गया था, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन है, तो वह जो है आपका शतपथ ब्राह्मण है। 50 नंबर क्वेश्चन कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सारनाथ में, तो पता है कि जब बुद्ध भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति किए थे तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, तो सबसे ज़्यादा उपदेश न श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिए। बोध गया में पता है फ्रेंड्स कि आपको पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया था। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और सांची में कोई इनका जीवन का घटना संबंधित नहीं है। सांची आपके मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स ये कंप्लीट होता है। देखिए नीचे इसका आपको आंसर भी दिख रहा होगा फ्रेंड्स। प्लीज़ आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ ये भेज दूंगा। आप प्लीज़ आप वीडियो से जुड़ जाइए। और देखिए फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए फ्रेंड्स ये आपका ना टेस्ट आपका देखिए लेटेस्ट है, देख रहे होंगे 22 मई का 2024 का टेस्ट है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ ये बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ इससे पहले 20 सेट में अपलोड कर दिया हूँ फ्रेंड्स, तो नहीं देखे होंगे प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।